सो हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका कॉर्स एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डॉक्टर स्टोन सीजन 3 न्यू वर्ल्ड के एपिसोड 4, जिसका नाम है आइज ऑफ साइंसेस। पर अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें। तो बिना किसी तरीके एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में हम सुइका को बोलते हुए देखते हैं कि वो मिस्टीरियस पर्सन कौन है जो कि हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। और रूरी बताती है कि हो सकता है कि कोई वो बचा हुआ आदमी हो जो समंदर के उस पार का हो। और यो को तो ऐसा लग रहा था ये कोई फालतू सा सिग्नल है। और निक्की बोलती है कि अगर ये बात होती तो SOS यानी हेल्प का सिग्नल आना चाहिए था, हेलो और हाय का, ना कि क्यों का। और ताइजू बोलता है कि जो भी हो, ये काम हम सेंकू और उनकी टीम पर छोड़ देंगे और हम अपना काम करते हैं। और फ्रैंकोइस भी उसकी बात मान लेती है। तभी कोहाकू बोलती है कि हम इस विलेज के सबसे ज़्यादा होशियार और चालाक लोगों को अकेला छोड़ देंगे, जिससे कि वो डिसाइड करेंगे कि आगे क्या होगा। और हमारे वो चालाक लोग थे क्रोम, रियोशी, सेंकू, गैन और यूगियो। पर बोलती है कि मुझे क्रोम का थोड़ा डाउट है, वो स्मार्ट तो है पर थोड़ा गूफी नेचर का है। और क्रोम बोलता है कि मैं नहीं हूँ, पर वो बोलती है कि देखा, यही तो कह रही थी। फिर वो पांचों लोग बात करते हैं कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। एक दिन एक लाइट गिरी और सब लोग पेट्रीफाई हो गए। और उस वक्त हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। सेंकू 3700 साल बाद अपने आप ही पेट्रिफिकेशन से उठ गया। और रियोशी बोलता है तो इसके पीछे वो क्यों वाला आदमी होगा, और ये इम्पॉसिबल है कि वो 3700 साल तक जिए जब तक कि वो हमारी तरह ही पेट्रीफाई ना हो। और क्रोम बोलता है कि तो शायद वो क्यों वाला आदमी हमारा दुश्मन है, क्या ये नहीं हो सकता कि वो हमारी तरफ हो। और सेंकू बोलता है कि बात ये नहीं है कि वो हमारी तरफ है या नहीं, बल्कि इसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो हमारी तरफ होता तो हमें तैयार होना होगा। पर गैन को लगता है कि अगर वो हमसे मिलेगा तो हमें कुछ खास पसंद नहीं करेगा, इतना तो तय है। मेरा मतलब सेंकू ने पहले ही उसको मास्टरमाइंड बोला था लास्ट एपिसोड में, और उसने सेंकू के मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया, उसे इग्नोर कर दिया है। तब से ना कोई मैसेज आ रहा है और ना कोई सिग्नल। और यूके को बोलता है कि एक ऐसा दुश्मन जो कि ना पता है कि कौन है, कहाँ पर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। तभी सेंकू चिल्लाता है, क्या बात है, अब चीज़ें और आसान हो गई हैं, हम वो देखेंगे जो नहीं देख पा रहे हैं साइंस की आंखों से। फिर अगले सीन में हम एक कॉनिकल फ्लास्क को देखते हैं और कोहाकू को लगता है कि हम इसके थ्रू देखेंगे। पर गैन बोलता है कि नहीं, इसके थ्रू हम कैसे देख सकते हैं। पर सेंकू बोलता है कि हाँ, इसी के थ्रू देखेंगे। और पावर टीम यानी ताइजू की टीम को एक काम करने के लिए बोलता है। सेंकू बताता है कि हम यूज करेंगे सल्फराइड, जो कि एक रिसोर्स है और क्रोम के खजाने से मिला है, और हमें उसे पाउडर बनाना होगा। पर इतना बोल ही पाता तब तक तो ताइजू और निकी ने उसे मार मार के पत्थर का पाउडर बना दिया था। फिर हम इसे एक फ्लास्क में डालेंगे और ऊपर से थोड़ा पानी, और जिससे कि ये ग्लास में चिपक जाएगा। फिर हमें एक फ्लोरोसेंट प्रिंट मिल जाएगा। और तभी कासेकी बोलता है कि आगे का मुझे पता है, फिर हम इससे एक बड़ा सा वैक्यूम ट्यूब बनाएंगे ना, आसान था, मुझे पता है। और वो लोग बोलते हैं कि मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। और सुइका बोलती है कि चलो ऑन करके देखते हैं। और जैसे ही वो बटन ऑन करती है, एक लाइट क्रिएट होती है। एक्चुअली हो ये रहा था कि वैक्यूम ट्यूब में इलेक्ट्रोड हम यूज़ कर रहे थे, जिससे कि इलेक्ट्रॉन हीट की मदद से एमिट हो रहे थे, जिससे इलेक्ट्रॉन बीम बन रही थी और फ्लास्क के बॉटम पर स्ट्राइक करके लाइट क्रिएट करती है। और ऐसे ही हमें डिस्प्ले एक पुराने ज़माने की मिल जाती है। और सेंकू बोलता है कि मैं इसे इसलिए तैयार कर रहा था ताकि हम GPS के लिए डिस्प्ले बना सकें। और गैन बोलता है कि ये डिस्प्ले कहाँ से लग रही है, ये तो बस एक डॉट लग रहा है। और यो को लगता है कि सेंकू थोड़ा पागल वागल हो गया है, आखिरकार इतना काम जो करता रहता है। और सेंकू बोलता है कि हम बीम को इधर उधर करेंगे, डॉट से इमेज बनाएंगे और इतने प्रिसाइज रेट से लेफ्ट राइट और ऊपर और नीचे करेंगे, जिससे कि एक अच्छी सी पुरानी टाइम की इमेज बनेगी इस कैथोड रे ट्यूब से। और क्रोम पूछता है कि हम इसे कैसे इतनी ज़्यादा फास्ट स्पीड देंगे, और सेंकू बोलता है कि हम इसमें क्रिस्टल्स का यूज़ करेंगे। यो बोलता है कि देखा, अब ये कह रहा है कि क्रिस्टल बॉल की हेल्प से दुश्मन को ढूंढेंगे, देखा ये पागल हो गया है। और सेंकू बोलता है कि क्रिस्टल के पास बहुत पावर होती है। और गैन बोलता है कि हम साइंस की ही बात कर रहे हैं ना। और सेंकू बोलता है कि हाँ बिल्कुल 10 बिलियन% हम साइंस की ही बात कर रहे हैं। और क्रिस्टल्स की सीट बना के वोल्टेज से हम अटैच करेंगे, जिससे कि वो वाइब्रेट करने लगेगी और इससे एक टेम्पो यानी एक क्लीन वेव इलेक्ट्रिसिटी की बनेगी। और दो क्रिस्टल जब हम इन्हें सैंडविच की तरह यूज़ करेंगे तो जब इलेक्ट्रॉन बीम इनसे पास होगी तो एक परफेक्ट कर्व बनेगा और इससे एक लाइन बन जाती है। ये देख के वो लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं और खुश होते हैं। तभी वो इन सब को एंटीना से कनेक्ट करता है और इससे सिग्नल दिखने लगते हैं। इसे देख कर र्यूको बोलता है कि मैं तो एक सोनार ऑपरेटर हूँ, मुझे तो पहले से ही समझ जाना
चाहिए था कि ये तो एक रडार है, और फिर वो लोग इसे एक मोटर बोट में एंटीना हटा के माइक्रोफोन से कनेक्ट करते हैं और एक अंडर वाटर सोनार की तरह यूज़ करते हैं। और सेंकू बोलता है कि मैं जानता हूँ ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है इन्फॉर्मेशन, और अब हम देखेंगे कि वो क्यों वाला आदमी कौन है। अब चाहे वो पानी में हो, आसमान में हो या हवा में हो, हम उसे ढूंढ लेंगे। और तुमने सबसे पहली चीज़ क्यों बोली थी ना, तो तुम्हारा पेट्रिफिकेशन से कोई ना कोई रिलेशन तो होगा ही। क्रोम सोचता है कि हम इस जिगजैग वाली लाइन को देखकर पता करेंगे कि पानी में क्या है। क्या ये लास्ट पार्ट इसका ज़मीन शो कर रहा है और ये जिगजैग वाला पोजीशन इस जगह का शो कर रहा है। और रुको, सेंकू और यूकियो, इस पानी में कुछ है। और सेंकू और यूकियो खुश होते हैं क्योंकि उसने उन सिग्नल्स को पढ़ना सीख लिया था, और बोलते हैं बहुत अच्छे क्रोम। और उनका आधा रीज़न इस चीज़ को बनाने का था क्योंकि वो इससे ईजिली खाना ढूंढ पाएँ और इससे हम मछली पकड़ पाएँ। तभी रियोशी बहुत सी मछली पकड़ लेता है। फिर अगले सीन में रियोशी बोलता है कि इससे अब हम उस मिस्टीरियस क्यों वाले आदमी को ढूंढ लेंगे। और सेंकू बोलता है कि थैंक्स है उस बंदे का, जिससे कि हम अभी तक तो नहीं पता था कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, पर हम अब उसकी वजह से पेट्रिफिकेशन का सच जान पाएंगे। और गैन बोलता है कि तुम्हें इन सब में मज़ा आ रहा है ना। और यूकियो डरते हुए बोलता है कि सारे दुश्मन हमारी तरफ आएंगे। अगर इस बंदे का मैसेज का मतलब धमकी है तो इसका कितना नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा पता है। और गैन सोचता है कि ये सब बारे में सेंकू नहीं सोचता। और फिर वो लोग वापस आते हैं और फ्रैंकोइस बोलती है कि ब्रेड से और फिश फाइंडर से हम खाने की दिक्कतों से बच गए हैं, और अलग अलग डिश बनाती है अपने रेस्टोरेंट में, और सब लोग मज़े से खा रहे थे। और तभी कोहाकू सोचती है कि इससे हम पानी में देख के मछली पकड़ सकते हैं, क्या कमाल की चीज़ है। रियोशी बोलता है कि सही कहा, चाहे फिर रात हो या फिर आसमान में घने बादल हों, रडार और सोनार की हेल्प से हम सब देख सकते हैं। और गिनरो तभी बोलता है कि सब देख सकते हैं, तो मैं ये कह रहा था कि कपड़ों के लड़की के आर पार, मतलब कुछ ऐसा ही। साइंस से ये पूछ रहा हूँ मैं क्योंकि मैं साइंस में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। और सेंकू बोलता है कि वो एक्सरे है, उससे तो तुम कपड़ों के अंदर का भी देख पाओगे। और क्रोम भी ये सब सोचने लगा था। फिर सेंकू पूछता है यूकियो से, तो बताओ इस फील्ड के किंग, क्या दिक्कत है इस मशीन में। यूकियो बताता है कि आउटपुट बहुत कम है, हमें बैटरी चाहिए। और सेंकू बोलता है कि उसकी चिंता मत करो, वो तो हम जब शिप में बड़े बड़े इंजन यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। और कासेकी बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि वो अब शिप के लास्ट हिस्से को बनाने जा रहे थे, मतलब उसके इंजन को। और सेंकू बोलता है कि यही तो दिक्कत है, क्योंकि हमें उसके लिए बड़े बड़े स्टील के इंजन बनाने हैं, और अब हम इसमें रिसर्च लैब से जाना कुछ बड़ा चाहिए होगा जो कि इंडस्ट्रियल स्केल के लेवल पर हो, और हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट का स्टील और ऑयल भी चाहिए होगा। फिर हम कोहाकू और सुइका को पानी में मैग्नेट की हेल्प से आयरन को ढूंढते हुए देखते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा था। तभी हम क्रोम को देखते हैं जो कि सोच रहा था कि रडार और सोनार की हेल्प से हम हवा और पानी में देख सकते हैं, तो क्या ऐसा नहीं कर सकते कि हम जिससे कि आयरन मिट्टी से निकाल पाएँ और ढूंढ पाएँ कि वो कहाँ पर है। और तभी क्रोम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल वाली रॉड को डिस्प्ले से कनेक्ट करता है, और जैसे ही आयरन के पास लाता है वो सिग्नल देने लगती है। तभी कोहाकू क्रोम के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर है, और सुइका बताती है कि वो भाग के जा रहा था और बोल रहा था कि ये काम करेगा, ये काम करेगा। फिर हमें क्रोम को वहीं देखते हैं जहाँ कोहाकू, सुइका और सेंकू ने सबसे पहली बार लाइटनिंग को कैप्चर किया था। और ये पत्थर अगर रडार से रिएक्ट कर रहा है तो ये वही जगह है जहाँ पर मेटल मिले थे। और वो अंदर केव के जाता है और सर्च कर रहा था। बहुत देर हो चुकी थी पर उसे कुछ नहीं मिल रहा था, पर उसे तभी केव की अंदर एक छोटी सी दरार में हल्के से सिग्नल मिलते हैं, और वो उस जगह में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल बांध के अंदर भेजता है, और उसे बहुत पावरफुल सिग्नल मिलने लगे थे और उसे इस काम में बहुत मज़ा आ रहा था। फिर अगले सीन में हम सेंकू और बाकी के लोगों को गोरिल्ला कार से वहाँ आते हुए देखते हैं, और सेंकू ये देख के खुश था क्योंकि क्रोम ने मेटल डिटेक्टर इन्वेंट कर लिया है, और वो ताईजी को उसी दरार में भेजता है और खुदाई स्टार्ट करते हैं, और फिर उन्हें आयरन डिपॉजिट मिल जाता है। और फिर से रिसोर्स किंग क्रोम ने आयरन डिपॉजिट को ढूंढ लिया था। फिर उसी रात वो लोग वहाँ की खुदाई स्टार्ट करते हैं और माइनिंग स्टार्ट हो चुकी थी, और क्रोम बहुत कॉन्फिडेंस में खड़ा हुआ था और खुश था क्योंकि उसने आयरन डिपॉजिट को ढूंढ लिया है और उसे बड़ा मज़ा आ रहा था, और उन्होंने बहुत सा आयरन डिपॉजिट निकाल भी लिया था। तभी सेंकू देखता है कि वहाँ पे काम करते हुए लोगों को प्रॉब्लम आ रही है उन चीज़ों को उठाने में, और कोहाकू बोलती है कि वहाँ विलेज में ले जाना तो और भी दिक्कत वाला काम है क्योंकि ये सब बहुत भारी है, और ऊपर से किंगडम ऑफ साइंस में ले जाने के लिए तो समंदर और पहाड़ों को भी पार करना होगा। तभी सेंकू बोलता है कि हमारे पास 100 से भी ज़्यादा लोग हैं किंगडम ऑफ साइंस में, हम सबकी स्ट्रेंथ का यूज़ करेंगे। तभी कासेकी वहाँ आता है और सेंकू उसे एक सीक्रेट काम करने के लिए बोलता है और इस जगह का इंचार्ज बनाता है,
पर कोहाकू सेंकू से पूछती है कि तुम्हारा क्या मतलब था, कि कौन सा काम है वो, और किंगडम ऑफ साइंसेस से तुम्हारा क्या मतलब है। फिर तभी सेंकू बोलता है कि हम सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाएंगे। और फिर हम गैन और यूकियो को सामान लाते हुए गोरिल्ला कार से देखते हैं, और क्योंकि रास्ता बहुत ऊपर नीचे था तो उन्हें काफ़ी दिक्कत आ रही थी वहाँ आने में। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे रोड बन रही थी और पावर टीम यानी ताइजू की टीम उसे बना रही थी, और वो ऑयल के बचे हुए प्रोडक्ट मतलब एस्फॉल्ट यानी डामर से गिट्टी को मिला के रोड बना रहे थे। और वो लोग बड़ी जल्दी से काम कर रहे थे और उन्होंने नदी तक का रास्ता बना लिया था जहाँ गिनरो और किनरो पहले से ही थे। और गिनरो स्टाइल में बोलता है कि अब यहाँ से मुझ पे छोड़ दो, और वो लोग सामान को बोट में चढ़ा देते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए। और रियोशी तभी वहाँ पर आता है और बोलता है कि शिपिंग के बारे में मुझे सब कुछ पता है, और मुझे पता है कि जापान का हमेशा इस चीज़ में एडवांटेज रहा है, और इसीलिए इसकी वजह से उसके पूर्वज इतने अमीर थे। फिर वो लोग वहाँ से जाते हैं और गैन और रियोशी वापस उसी गेम में आते हैं जहाँ पर वो लोग एक चीज़ देख के शॉक थे। और रियोशी बोलता है कि एक बार अगर क्राफ्टिंग इंडस्ट्री के लेवल पर पहुँच जाए तो एक जीनियस अकेला काम नहीं कर सकता, पर हमें एक लीडरशिप क्वालिटी वाला इंसान चाहिए होता है जो सबको गाइड करे, और यही होता है असली एम्पायर बिल्डिंग का तरीका। और मुझे ननामी ने बचपन में सिखाया था कि इमोशन को कंट्रोल करो, मटेरियल डिज़ायर मत रखो, पर मैंने उसकी बात नहीं मानी क्योंकि मेरी फिलॉसफी एम्पायर बनाने की अलग है कि कोई इस लीडर को फॉलो नहीं करेगा जिसमें मज़ा ना हो, और दुनिया को एंजॉय करने के लिए हमें एक लीडर की पावर चाहिए। और गैन बोलता है कि हमारे किंगडम ऑफ साइंस का लीडर नो डाउट तुम्हें पता है कि कौन है। और वो लोग ये देख के शॉक थे कि उन्होंने कासेकी की हेल्प से माइन में कार्ट बना ली थी, और क्रोम और सेंकू और बाकी के लोग उसी कार्ट पर घूम रहे थे। तभी क्रोम बोलता है कि हम पेट्रिफिकेशन का राज जान के रहेंगे और इसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और सेंकू बोलता है कि हमने अब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना लिया है। और यहीं पर ये मज़ेदार सा एपिसोड ख़त्म होता है जिसमें हमने बहुत कुछ देखा। हमने पहले रडार के बाद सोनार बनाई, फिर हमने एक मेटल डिटेक्टर भी बना लिया, देन फिर एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क सिस्टम भी, और बहुत मज़ेदार एपिसोड था। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।